हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे। आपकी बुक है 11th क्लास भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। ठीक है, इसका हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास के बारे में हम स्टडी करेंगे कि किस तरीके से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई और फिर आगे विकास कैसे हुआ। ठीक है, आप इसमें जो स्टडी करेंगे वो पृथ्वी की उत्पत्ति से रिलेटेड जो अलग अलग सिद्धांत थे, ठीक है, उनके बारे में स्टडी करेंगे। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है वो आप स्टडी करेंगे। तारों की फॉर्मेशन, जैसे आपने बचपन से ही सुना होगा, आप देख रहे होंगे कि हमारे आसमान में हमें तारे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो उनकी फॉर्मेशन कैसे हुई और ये हमारे लिए जानना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हम सभी प्राणी पृथ्वी पर ही रहते हैं। ठीक है, तो हमारे माइंड में कभी ना कभी ये क्वेश्चन डेवलप हुआ होगा कि किस तरीके से पृथ्वी की फॉर्मेशन हुई। जो हमें आसमान में स्टार्स तारे दिखाई दे रहे हैं वो कैसे बने, ठीक है, उनका क्या प्रोसीजर था, कितने साल पहले बनी, ठीक है, और एक तारा क्या होता है उससे रिलेटेड। फिर उसके बाद हम जो स्टडी करेंगे वो हम ग्रह से रिलेटेड स्टडी करेंगे, प्लैनेट से रिलेटेड। जैसे आज जो हम रहने लग रहे हैं, जिस पृथ्वी पर हम रह रहे हैं, तो अर्थ भी क्या है, एक प्लैनेट है। ठीक है, और ये प्लैनेट की फॉर्मेशन कैसे हुई, ये एक ग्रह कैसे बना और इस पर जीवन कैसे संभव हुआ, कितने साल पहले हुआ। ठीक है, ये सब कुछ हम इस चैप्टर में स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज देखिए यहाँ पर, क्या आपको कविता याद है जो आपने कभी नर्सरी कक्षा में पढ़ी थी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। ठीक है, ट्विंकलिंग, ठीक है, स्टार्स की होती है। तो कहते हैं बचपन से ही तारों भरी रातों ने हमें आकर्षित किया है। जब आप छोटे थे तो आपको तारों भरी जो रातें होती थी, जो स्टार्स होते थे, वो आपको काफ़ी अच्छे लगते थे। कहता है आपने भी इन तारों के बारे में सोचा होगा और असंख्य प्रश्न आपके दिमाग में आए होंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं दिमाग में। ठीक है, जैसे तारे टिमटिमा रहे हैं, क्यों टिमटिमाते हैं, ठीक है, ये कैसे बने, कब बने, ठीक है, ये कैसे हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, इनका साइज़ क्या है, इनकी खुद की लाइट होती है, नहीं होती है। ढेर सारे क्वेश्चंस हमारे माइंड में भरे हुए होते हैं। कहते हैं कुछ इस प्रकार के प्रश्न, जैसे आकाश में कितने तारे हैं, ये तारे कैसे बने, क्या कोई आकाश के अंत तक पहुंच सकता है। इन प्रश्नों के अतिरिक्त भी कई प्रश्न आपके दिमाग में आए होंगे। ठीक है, ढेर सारे क्वेश्चंस हैं ऐसे। तो कहते हैं इस अध्याय में आप जानेंगे कि टिमटिमाते छोटे तारे कैसे बने। ठीक है, इसके साथ ही आप पृथ्वी की उत्पत्ति व विकास की कहानी भी पढ़ेंगे। तारे जो आपने देखे बचपन से, तो ये किस तरीके से बने थे और जो हमारी पृथ्वी जिस पर हम रहने लग रहे हैं, ठीक है, इसकी फॉर्मेशन मतलब इसकी उत्पत्ति कैसे हुई और इसका विकास कैसे हुआ, जो इसकी शुरुआती स्टेज थी। ठीक है, जो स्टार्टिंग में जो प्रिंसिपल्स थे पृथ्वी से रिलेटेड, उन प्रिंसिपल्स के बारे में हम सबसे पहले देखते हैं कि किस साइंटिस्ट ने कौन कौन से प्रिंसिपल, कौन कौन से सिद्धांत बताए जिसके अकॉर्डिंग पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, कहते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न दार्शनिकों और वैज्ञानिकों ने अनेक परिकल्पनाएं प्रस्तुत की। इनमें से एक प्रारंभिक एवं लोकप्रिय मत जो था वो कौन थे, जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट थे। 1796 ईस्वी में गणितज्ञ थे लैप्लेस ने इसका संशोधन प्रस्तुत किया, जो निहारिका परिकल्पना के नाम से जाना गया। ठीक है, इस परिकल्पना के अनुसार ग्रहों का निर्माण धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों के बादल से हुआ है, जो सूर्य की युवा अवस्था से संबंध है। ठीक है, जो ये नेबुलर हाइपोथेसिस थी, इसके अकॉर्डिंग ये क्या कहता है कि मतलब जो ग्रहों का निर्माण हुआ है, मतलब जो हमारे प्लैनेट्स हैं उनकी जो फॉर्मेशन हुई है वो किस तरीके से हुई है, धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों के बादल से, धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों के बादल से हुआ, जो सूर्य की युवा अवस्था से संबंधित है। बाद में 1900 में चैम्बरलेन और मोल्टन ने कहा कि ब्रह्मांड में एक अन्य भ्रमणशील तारा सूर्य के नज़दीक से गुजरा। ठीक है, सूर्य आपको पता है एक तारा ही है, और जो ये बाद में 1900 में जो चैम्बरलेन थे और मोल्टन थे, इन्होंने अपनी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बताया कि जिस यूनिवर्स में हम रह रहे हैं, जिसमें पृथ्वी एग्जिस्ट करती है, तो वहाँ पर सूर्य के नज़दीक से एक तारा गुजरा। इसके परिणाम स्वरूप ऐसा हुआ कि तारे के गुरुत्वाकर्षण से, ठीक है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स था, उसे सूर्य की सतह से सिगार के
आकार का कुछ पदार्थ निकल कर क्या हो गया, सूर्य से अलग हो गया। कहने का अभिप्राय ये है कि मतलब जो सूर्य था, सूर्य के पास से एक तारा गया, ठीक है, जो वो सूर्य के पास से तारा गया उसकी वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स था उसकी वजह से सूर्य का कुछ पार्ट टूट कर उससे अलग हो गया, ठीक है। फिर कहता है तारा जब सूर्य से दूर चला गया तो सूर्य सतह से बाहर निकला हुआ यह पदार्थ सूर्य की चारों तरफ घूमने लगा। यही धीरे से संघनित होकर संघनित का मतलब है ठंडा होकर ग्रहों के रूप में परिवर्तित हो गया, ठीक है। इन्होंने हमें क्या बताया है, जो चैम्बरलिन थे और मोल्टन थे, इन्होंने हमें क्लियर कर दिया कि जो सूर्य है, सूर्य के पास से एक तारा गुजरा था, ठीक है। जब वो उसके पास से गुजरा तो ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ऐसा हुआ कि मतलब सूर्य का कुछ पार्ट टूटकर अलग हो गया और कुछ समय बाद वह ठंडा होने के पश्चात सूर्य के चारों तरफ घूमने लगा, जिन्हें ग्रह का नाम दिया गया था, ठीक है। पहले सर जेम्स जीन्स थे और बाद में सर हरोल्ड जेफरी थे। इन्होंने इस मत का समर्थन किया था। यद्यपि कुछ समय के बाद की तरह के सूर्य के साथ एक और साथी तारे के होने का सिद्धांत की बात मानने लग गए। कहता है ये जो तर्क थे ये कैसे थे, द्वैतारक सिद्धांत थे, बाइनरी थ्योरी के नाम से इन्हें जाना जाता है। 1950 ईस्वी में रूसों के ओटो श्मिड व जर्मनी के कार्ल वाइजस्कर ने निहारिका परिकल्पना में कुछ संशोधन किया, ठीक है। जो नेबुलर हाइपोथेसिस थी जो एक गणितज्ञ ने दी थी, तो उन्होंने उसमें क्या किया, संशोधन किया, मतलब उसमें कुछ चेंज किया, जिसमें उनका विवरण क्या था, अलग था। उनके विचार से सूर्य एक सौर निहारिका से घिरा हुआ है, ठीक है। जो मुख्यतः इसके अंदर क्या इन्होंने बताया कि जिस सौर निहारिका से वो घिरा हुआ है, जो मुख्यतः हाइड्रोजन, हीलियम और धूल कणों की बनी हुई है, ठीक है। इस निहारिका के अंदर इसने क्या बताया, हाइड्रोजन गैस, हीलियम और कुछ धूल कण इसके अंदर सम्मिलित हैं। इन कणों के घर्षण व टकराने से एक चपटी तस्री आकृति के कारण बादल का निर्माण हुआ और अभिवर्ती प्रक्रम द्वारा ही ग्रहों का निर्माण हुआ है, ठीक है। ये कहता है कि जो ये हाइड्रोजन है, हीलियम है, ठीक है, और ये धूल कण थे, इन्हीं कणों के टकराने से आपस में एक चपटी तस्री आकृति के बादल का निर्माण हुआ और इसी के द्वारा फिर ग्रहों का निर्माण हुआ है। कहता है वैज्ञानिकों ने पृथ्वी या अन्य ग्रहों की ही नहीं वरन पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी समस्याओं को समझने का प्रयास किया है, ठीक है। सबसे पहले हम बिग बैंग थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, जो संबंधित है हमारे विश्व से रिलेटेड, पूरे यूनिवर्स से रिलेटेड है, ठीक है, ब्रह्मांड से रिलेटेड है। तो ये कहता है आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी सर्वमान्य सिद्धांत, जो सबसे ज़्यादा मतलब वैलिड प्रिंसिपल है, वो कौन सा है, बिग बैंग की थ्योरी है। कहता है इससे विस्तृत ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहा जाता है, ठीक है, एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस भी कहा जाता है। 1920 की मैं बात करती हूँ, एडविन हब्बल ने प्रमाण दिए कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है का मतलब 1920, दैट मीन्स अब भी जो है मतलब हमारे यूनिवर्स का एक्सपेंड, मतलब यूनिवर्स हमारा अब भी बढ़ने लग रहा है, ठीक है। समय बीतने के साथ आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर हो रही हैं, ठीक है। आकाश गंगाएं, एक आकाश गंगा में बहुत सारे तारे सम्मिलित हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है कि समय के साथ साथ जो डिस्टेंसेस हैं आकाश गंगाओं में वो काफ़ी बढ़ने लग रहे हैं। आप प्रयोग करके जान सकते हैं कि ब्रह्मांड के विस्तार का क्या अर्थ है, ठीक है। यहाँ पर इसने हमें एक एग्जाम्पल दिया है, जैसे कि आप एक गुब्बारा ले लीजिए और उस पर कुछ निशान बना लीजिए, ठीक है। निशान बनाने के बाद जो आपने निशान बनाए हैं उन्हें आप जो आकाश गंगाएं हैं हमारे यूनिवर्स में वो कंसीडर कर लें। और जब आप गुब्बारे को फुलाने लगते हैं, ठीक है, जब आप गुब्बारे को फुलाएंगे तो गुब्बारे पर लगे ये निशान गुब्बारे के फैलने के साथ साथ एक दूसरे से दूर जाते हुए प्रतीत होंगे, ठीक है। जैसे आपने एक बैलून लिया और बैलून पे छोटे छोटे आपने क्या कर दिए, निशान बना दिए। जब आपको उसको फुलाने लग जाते हैं तो क्या होंगे, वो गुब्बारा बड़ा साइज़ उसका इंक्रीज़ होने लग जाएगा और साइज़ इंक्रीज़ होने के साथ साथ जो ये जैसे मैंने उस बैलून पे 2 पॉइंट बनाए तो इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। और साथ साथ जो आपने ये निशान बनाए थे इनका भी साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा। देखिए ये 2 पॉइंट हैं, दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाएगा, साथ में जो मतलब वो पॉइंट्स हैं वो भी बड़े बड़े हो जाएंगे, ठीक है।
लेकिन ये कहता है कि जो डिस्टेंस इंक्रीज़ हो रहा है वो तो ये जो हमने एग्जांपल लिया है ये इतना भी सूटेबल एग्जांपल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सिर्फ ये चीज़ तो मान्यता प्रदान करती है कि मतलब आकाश गंगाओं का जो डिस्टेंस है आपस में वो बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन ये कहीं पर भी नहीं है कि जो आकाश गंगाओं का जो साइज़ है वो भी बढ़ने लग रहा है, और यहाँ पे जो हमने सिंबल कंसिडर किया वहाँ पे उनका भी साइज़ इंक्रीज़ होने लग रहा है, ठीक है। देखिए ये आपके सामने आपकी बुक में फिगर दे रखा है। जैसे कि मैं यहाँ पर देखती हूँ, स्टार्टिंग में हम कोई भी चीज़ लेते हैं, ये हिटअप किया, हिटअप करने के बाद यहाँ से देखिए छोटा साइज़ है, बड़ा हो गया, ठीक है। ये इनके बीच में काफ़ी कम डिस्टेंस था, फिर थोड़ा सा ज़्यादा हो गया और फिर और ज़्यादा डिस्टेंस हो गया, ठीक है। तो डिस्टेंस तक ये चीज़ वैलिड है, ठीक है। डिस्टेंस मतलब इनके बीच में बढ़ जाएगा, और यही हमारे आकाश गंगाओं का मतलब कंसेप्ट इन्होंने दिया है कि जो हमारा यूनिवर्स है, जो हमारी आकाश गंगाएं हैं, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। बट आकाश गंगाओं का साइज़ इंक्रीज़ नहीं हो रहा, जस्ट ओनली डिस्टेंस इंक्रीज़ होने लग रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार कैसे हुआ, कौन कौन सी उसकी स्टेजेस थी। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, कंसेप्ट भी इम्पोर्टेंट है, और ये आपका कम से कम 5-6 मार्क्स में भी आपसे पूछा जा सकता है। राइट डाउन अबाउट द बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग का जो सिद्धांत था मतलब उसके बारे में लिखिए। और आपसे ये भी क्वेश्चन किया जा सकता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में भी एक नोट लिखें, ठीक है। तो ये एक बड़े क्वेश्चन की फॉर्म में है, और इसमें से 1-2 छोटे क्वेश्चंस भी बन जाएंगे, तो आप इसे मतलब ध्यान से करें। देखिए कहता है आरंभ में जो ये कंसेप्ट बता रहा है, जो जो स्टेजेस थी बिग बैंग थ्योरी की, वो स्टेजेस आपको एक्सप्लेन कर रहा है, वो अवस्थाएं आपको बता रहा है। कहता है आरंभ में वे सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड बना है अति छोटे से गोलक के रूप में एक ही स्थान पर स्थित थे, ठीक है। कहते हैं काफ़ी छोटे रूप में सारे के सारे क्या थे, एक ही स्थान पर स्थित थे, जिसका आयतन काफ़ी कम था, अत्यधिक सूक्ष्म था। और यदि हम तापमान की और घनत्व की बात करें, अनंत मतलब काफ़ी ज़्यादा था, ठीक है। मतलब जिसे आप बता नहीं सकते कि कितना ज़्यादा, लेकिन काफ़ी अप टू इन्फिनिटी, मतलब इतना ज़्यादा उसका टेम्परेचर था। कहता है बिग बैंग की प्रक्रिया में इस अति छोटे गोलक में भीषण विस्फोट हुआ, ठीक है। बिग बैंग की थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या कहता है, जो ये छोटे गोलक के रूप में एक जगह पर ये सारे जो गोलक उपस्थित थे उनमें क्या हुआ, एक विस्फोट हुआ। इस प्रकार कि विस्फोट प्रक्रिया में वृत्त विस्तार हुआ। वैज्ञानिकों का विश्वास है कि बिग बैंग की जो घटना है वो 13.7 अरब वर्षों पहले हुई थी, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका ये बन गया यहाँ से 1 मार्क्स का, कि आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो बिग बैंग की घटना है वो कितने अरब वर्षों पहले हुई थी या कितने वर्षों पहले हुई थी, तो आपको बताना है 13.7 अरब ईयर्स पहले हुई थी। फिर कहता है ब्रह्मांड का विस्तार आज भी जारी है, आज भी मतलब कंटिन्यू है, जो हमारा यूनिवर्स है वो कंटिन्यू उसका साइज जो है वो बढ़ने लग रहा है। विस्तार के कारण कुछ ऊर्जा पदार्थ में परिवर्तित हो गई। विस्फोट के बाद 1 सेकंड के अल्पांश, ये कहता है 1 सेकंड से भी कम, 1 सेकंड का भी एक अल्प अंश, ठीक है, छोटे से पार्ट में ही मतलब एक वृत्त विस्तार हो गया था, काफ़ी बड़ा विस्तार हो गया था हमारे यूनिवर्स का। इसके बाद विस्तार की गति जो थी वो धीमी पड़ गई। देखिए स्टार्टिंग में जब एकदम से विस्फोट हुआ तो क्या हुआ, वो जो विस्तार था वो काफ़ी स्पीड से 1 सेकंड से भी कम समय में मतलब उसका इतना बड़ा विस्तार हो गया, लेकिन बाद में ये गति धीमी पड़ गई। बिग बैंग होने के आरंभिक 3 मिनट के अंतर्गत ही पहले परमाणु का निर्माण हुआ। बिग बैंग से 3 लाख वर्षों के दौरान 3 लाख वर्षों में, ठीक है, तापमान जो है 4500 केल्विन तक गिर गया, ठीक है, मतलब कम हो गया। पहले जब भी वो गोला जो भी विस्फोट हुआ था उसकी वजह से टेम्परेचर क्या था, काफ़ी कम था, लेकिन बाद में 3 लाख वर्षों के बाद ये जो टेम्परेचर था ये 4500 डिग्री केल्विन तक गिर गया। परमाणुीय पदार्थ का निर्माण हुआ और ब्रह्मांड क्या हो गया, पारदर्शी हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं तारों का निर्माण किस तरीके से हुआ, कैसे तारे बने। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम इस चैप्टर में किसके बारे में पढ़ेंगे, तारों का निर्माण कैसे हुआ, ठीक है, और पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। तो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित मैंने आपको सिद्धांत बता दिए हैं, जो अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग सिद्धांत आपके सामने प्रस्तुत किए, ठीक है। उसके बाद जो बिग बैंग थ्योरी जो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड है, उस थ्योरी के बारे में मैंने बता दिया कि उनके कौन कौन से कंसेप्ट थे। 3 कंसेप्ट मैंने आपको उसके बता दिए हैं। एक एग्जाम्पल बैलून का लेकर मैंने
मैंने आपको करवा दिया है। फिर उसके बाद देखिए तारों का निर्माण। प्रारंभिक ब्रह्मांड में ऊर्जा व पदार्थ का वितरण समान नहीं था। घनत्व में आरंभिक भिन्नता से गुरुत्वाकर्षण बलों में भिन्नता आई, जिसके परिणाम स्वरूप पदार्थ का एकत्रण हुआ। ये कहता है प्रारंभ में जो यदि मैं ब्रह्मांड की बात करूं तो जो ऊर्जा थी और वो पदार्थ थे उनका वितरण समान नहीं था। ठीक है, घनत्व में आरंभिक भिन्नता, जो उनकी डेंसिटी थी उसमें भी क्या थी, भिन्नता थी, डाइवर्सिटी थी। और कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बलों में भी भिन्नता आई, जिसके परिणाम स्वरूप पदार्थ का एकत्रण हुआ। ठीक है, यही एक आकाश गंगाओं के विकास का आधार बना। ठीक है, इसी एकत्रण की वजह से जो सब इकट्ठा हो गया मटेरियल, उसकी वजह से आकाश गंगाओं का एक आधार बन गया। उसी की वजह से आप कह सकते हैं कि आकाश गंगाएं बनी। एक आकाश गंगा में असंख्य तारों का समूह होता है। आकाश गंगाओं का विस्तार इतना अधिक होता है कि उनकी दूरी 1000 प्रकाश वर्षों में मापी जा सकती है। ठीक है, लाइट ईयर्स जो होते हैं वो डिस्टेंस, जो काफ़ी बड़े डिस्टेंस हो जाते हैं, उनको लाइट ईयर्स के थ्रू मापते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगी कि कितना कितना लाइट ईयर क्या क्या है। फिर कहता है एक अकेली आकाश गंगा की यदि मैं बात करूं तो एक आकाश गंगा इतनी बड़ी होती है कि जो उसका व्यास, ठीक है, व्यास आप समझते हैं ना, जैसे ये आपका वृत्त है। ठीक है, ये आपका क्या है, कोई भी एक वृत्त है और ये इसका जो बिल्कुल इसके सेंटर को क्रॉस करते हुए जाने लग रहा है, ये पूरा आपका व्यास है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि एक आकाश गंगा का जो व्यास है 80,000 से 1,50,000 प्रकाश वर्ष के बीच हो सकता है। देखिए प्रकाश वर्ष अपने आप में ही काफ़ी बड़ी यूनिट है और 80,000 से लेकर 1,50,000 प्रकाश वर्ष के बीच में हो सकता है। कहता है एक आकाश गंगा के निर्माण की शुरुआत कहाँ से हुई थी, हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल के संचयन से हुई थी, जिसे क्या कहा गया है, निहारिका कहा गया है। ठीक है, देखिए आकाश गंगा की शुरुआत कहाँ से हुई थी, जो हाइड्रोजन गैस से एक विशाल बादल की जो फॉर्मेशन हुई वहाँ से हुई थी, जिसे निहारिका कहा गया था। और इस बढ़ती हुई निहारिका में गैस के झुंड विकसित हुए। ये झुंड बढ़ते बढ़ते घने गैसीय पिंड बन गए। देखिए बढ़ती हुई निहारिका में गैस के बड़े बड़े झुंड बन गए और ये जो बड़े बड़े झुंड थे ये गैसीय पिंडों में कन्वर्ट हो गए और जिससे तारे का निर्माण आरंभ हो गया। ऐसा विश्वास किया जाता है कि तारों का निर्माण लगभग आज से 5 से 6 वर्ष पहले हुआ था। ठीक है, अब यहाँ से देखिए प्रकाश वर्ष की यदि मैं बात करूं, जो लाइट ईयर है समय का नहीं वरन दूरी का माप है। ठीक है, कहता है प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। यदि प्रकाश की जो लाइट मतलब ट्रैवल कर रही है उसकी यदि मैं स्पीड की बात करूं तो 3 लाख किलोमीटर 1 सेकंड में कवर कर लेती है। ठीक है, विचारणीय है कि एक साल में प्रकाश की जितनी दूरी तय करता है वह एक प्रकाश वर्ष होता है। समझ गए प्रकाश वर्ष क्या होता है, एक साल में जितना भी जो लाइट है उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया उसको क्या बोला गया है, एक प्रकाश वर्ष बोला गया है। यह 9.46 इंटू 1012 किलोमीटर के बराबर होता है। ये वैल्यू आपको याद रखनी है। पृथ्वी व सूर्य की औसत दूरी यदि मैं एवरेज डिस्टेंस की बात करूं, ठीक है, क्योंकि जो एवरेज डिस्टेंस है मतलब सेंटर टू सेंटर ही मतलब एग्जैक्टली डिस्टेंस होता है, तो यहाँ पे जो एवरेज डिस्टेंस नियर अप्रोक्स डिस्टेंस भी मैं कह सकती हूँ यहाँ पर, ये कितना है 14,95,98,000 किलोमीटर है। प्रकाश वर्ष के संदर्भ में यह प्रकाश वर्ष का केवल 8.311 है। ठीक है, तो देखिए अब आपको यहाँ पे जो क्वेश्चंस करने हैं मैं आपको दिखा देती हूँ। आपकी एक्सरसाइज में आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, ये आज आपको करना है, ये आपका होमवर्क भी है। बिग बैंग सिद्धांत का विस्तार से वर्णन करें। ठीक है, आप इसका वर्णन कैसे करेंगे, सबसे पहले आप वहीं बैलून वाला एग्जाम्पल देंगे। ठीक है, फिर आप इससे संबंधित जो मैंने आपको 3 पॉइंट्स बताए थे वो 3 पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन करने हैं। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है और कम से कम इतने वर्ड्स उसके अंदर होने चाहिए। ये बड़े लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर आता है, ये आपको राइट डाउन करना है। इट्स योर होमवर्क फॉर टुडे।